ये कहानी है एक आइलैंड की जो कि अपने टाइम से बहुत ही आगे था। न्यूलिथिक एज में जब सारे सिविलाइजेशंस स्टोन्स का यूज़ करते थे या करना सीख रहे थे अपने डेली सर्वाइवल के लिए, जैसे कि फायर लाइट करना, एनिमल हेल्प करना, ये आइलैंड तब किसी फुली डेवलप्ड कंट्री जैसा था, जैसे कि आज का अमेरिका या उससे भी ज़्यादा। उस टाइम में इसके पास अबंडेंट ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज थे, जिसके आगे गोल्ड और सिल्वर भी एक कॉमन मेटल्स थे। नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर रिसोर्सेज, फुल फ्लेजेड डेवलप्ड एग्रीकल्चर लैंड, माउंटेन्स और सब कुछ था। सब इतना पीसफुली और हैप्पीली रहते थे जैसे कि हम सपनों में इमेजिन कर सकते हैं। कहीं कोई गलत काम नहीं होता था और किसी को किसी से कोई शिकायत भी नहीं होती थी। कुछ का तो ये तक मानना था कि यहाँ सेमी गॉड्स रहते थे, हाफ ह्यूमंस और हाफ गॉड। इसलिए इसको हम हेवन एंड अर्थ भी बोल सकते हैं, जहाँ जिसको जो चाहिए सब था और किसी को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। जियोग्राफिकली अगर हम लीबिया और एशिया को मिला लें तो ये उससे भी बड़ा था और कहा जाता है कि यहाँ ग्रीक गॉड पोसाइडन के वंशज रहा करते थे। दोस्तों, इस आइलैंड का नाम था अटलांटिस। लेकिन फिर एक रात यहाँ सारा का सारा आइलैंड ओशन में सिंक हो जाता है और सारी सिविलाइजेशन पूरी तरह से एक ही रात में ख़त्म हो जाती है, जिसका पता आज तक भी नहीं लग पाया कि आइलैंड था कहाँ पर और ये था भी या सिर्फ एक स्यूडो साइंटिफिक स्टोरी थी प्लेटो की। क्या रहस्य था इसमें, आइए समझते हैं। ये अटलांटिस की कहानी शुरू होती है एक ग्रेट ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो की राइटिंग से, जो कि अराउंड 360 BC में लिखी गई थी। उनके 2 डायलॉग्स में, जिसका नाम था क्रीटियस एंड टिमियस, जिसमें उन्होंने एक कंट्री को डिस्क्राइब किया है जो कि एक बहुत ही फर्टाइल लैंड पे थी, कहीं अटलांटिक ओशन के आसपास। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन और नॉलेज माना जाता है कि उनको ग्रेट सोलोन से मिली, जो कि एक और ग्रेट एथेनियन फिलोसोफर थे, और जब वो अपने इजिप्ट के टूर पे जा रहे थे तब उनको इस ग्रेट सिविलाइजेशन का पता चलता है अराउंड 600 BC में, जो कि टाइम लाइन में लगभग प्लेटो से भी 9000 साल पहले की थी। प्लेटो ने पूरी ज़िंदगी इसको छुपा कर रखा और जब उनका डेथ क्लोज था तब उन्होंने इसको पूरी दुनिया को बताया अपने डायलॉग्स के राइटिंग से, जस्ट दैट कि ये एंशिएंट सिविलाइजेशन की स्टोरी कहीं लॉस्ट ना हो जाए। प्लेटो का अटलांटिस आइलैंड एक बहुत ही बड़ा आइलैंड था जो लगभग पूरा वेस्टर्न यूरोप जितना था और जिसमें बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज थे, जिसमें से एक ऑरिकैलम था जो कि अपने आप में ही बहुत मिस्टीरियस और प्रीशियस था, जिसके आगे गोल्ड भी फीका था। सिटी का कैपिटल साउथ ऑफ द आइलैंड में था, जो कि सिटी से एक कैनाल से कनेक्टेड था। पूरी सिटी 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर रिंग से सराउंडेड थी। इनर सर्कल जो सबसे इम्पॉर्टेंट था वो लगभग 5 किलोमीटर, जिसका वॉक थ्रू लगभग 23 किलोमीटर का था। इनर सर्कल में ही सारे पैलेसेस और सिटी के टेम्पल्स थे। अकॉर्डिंग टू प्लेटो, इस सिटी के पास इतना वेल्थ था जितना आज तक ना किसी रूरल के पास रहा है और ना ही कभी होगा। पर क्या ये सारी बातों का कोई बेस है भी या सिर्फ एक कहानी थी प्लेटो की? क्योंकि आज भी ऐसा कोई भी डेटा नहीं मिला है जिससे अटलांटिस के एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल सके। पिछले 500 सालों में बहुत सारी थ्योरीज आई एक डूबे हुए आइलैंड को लेके, पर क्या वो प्लेटो के अटलांटिस की स्टोरी से मैच करते भी थे या वो अपने आप में एक नई कहानी लेकर आए? और क्या इनसे हमें ये पता चल पाया कि अटलांटिस थे कौन, कैसी थी उनकी सिविलाइजेशन, या फिर ये एक एलियंस थे जिन्होंने इस सिविलाइजेशन को बनाया था? दोस्तों, कई सारी थ्योरीज में से एक का जिक्र हमें मिलता है स्माइल परेज की एक बुक आर कॉस्मिक ओरिजिन से, जिनकी हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग अटलांटिस को ह्यूमनॉइड्स ने क्रिएट किया था, एक हाई डायमेंशन यानी कि स्पिरिचुअलिटी को एक लो डायमेंशन यानी कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से कनेक्ट करने के लिए, और दोनों में एक बैलेंस मेंटेन किया जा सके, जिसकी वजह से यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के साथ स्पिरिचुअलिटी और हार्मनी भी थी। एक थ्योरी के अकॉर्डिंग ह्यूमैनिटी डेवलपमेंट को समझने के लिए इसको हम 7 ग्रेट एवोल्यूशनरी साइकिल्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिनको हम रूट रेसेस कहते हैं। हर एक रूट रेस एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं डेवलपमेंट और स्पिरिचुअलिटी में। हर एक नए रूट रेस की शुरुआत एक कलामिटी जैसे कि अर्थक्वेक और फ्लड से होती है, जिसमें पिछले रूट रेस का सारा नामो निशान बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और एक नए रूट रेस की शुरुआत होती है। अटलांटिस एक 4th रूट रेस थे
और इसलिए इसका ख़त्म होना भी फिक्स था। अटलांटिस के दौरान हाई स्पिरिचुअल एंटिटीज़ ने ह्यूमन फॉर्म लिया और अर्थ पे इनकारनेट हुए, जिनका ओरिजिनल होम अर्थ कभी था ही नहीं। अब सवाल ये उठता है कि अटलांटियंस थे कौन और वो दिखते कैसे थे। दोस्तों, माना जाता है कि अटलांटियंस नॉर्मल ह्यूमन बींग से बहुत टॉलर और स्ट्रेंथफुल थे। इनका ब्लड भी ब्लू था, इनमें कुछ सुपर नेचुरल पावर भी थी। अब उनको टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बोल लो या फिर हाई स्पिरिचुअलिटी, ये सारी प्रॉपर्टीज़ टाइटन्स में भी हुआ करती थी, जिनको हम ग्रीक गॉड्स भी बोलते हैं, जैसे कि ज़्यूस गॉड ऑफ स्काई, हेडीज गॉड ऑफ अंडर वाटर एंड पोसाइडन गॉड ऑफ सी। और इसलिए शायद इनको हम पोसाइडन के वंशज भी बोलते हैं। अटलांटियंस ने अपनी स्पिरिचुअलिटी और टेक्नोलॉजिकल पावर पे इतना मास्टर कर लिया था कि वो एंटी ग्रेविटी भी जा सकते थे। उन्होंने साउंड्स और वाइब्रेशंस को यूज़ करके वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस करना और इन्हीं को यूज़ करके हाई टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस बनाकर अर्थ में या उसके बाहर किसी को भी कनेक्ट करना, या फिर इन्हीं एनर्जीज और वाइब्रेशन को यूज़ करके खुद को किसी भी डैमेज से हील करना भी सीख लिया था। हम शॉर्ट में ऐसा समझ सकते हैं कि उन्होंने कॉस्मिक एनर्जीज को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था। अटलांटियंस के सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में भी बहुत सारी थ्योरीज हैं, जैसे कि इनको एनर्जी सन से या वैसे ही किसी दूसरे स्टार से मिलती है या फिर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड से मिलती होगी। एक थ्योरी का ये भी मानना है कि इनको एनर्जी एक बहुत बड़े क्रिस्टल से मिलती है, जो कि किसी न किसी फॉर्म में आज भी प्रेजेंट है। और बर्मुडा ट्रायंगल को तो हम सब जानते ही हैं, जिसके ऊपर से कोई भी फ्लाइट या शिप गुजरती है तो माना जाता है कि उसकी सारी एनर्जी या पावर ख़त्म हो जाती है और कंपास भी एंटी डायरेक्शनल हो जाते हैं। तो माना जाता है कि ये उसी क्रिस्टल की वजह से होता है जो अटलांटिस की एनर्जी का सोर्स था। बट जैसे कि बोला जाता है कि एक बैलेंस बहुत ही ज़रूरी है हर चीज़ में, वरना यही डिस्ट्रक्शन का रीज़न भी बन जाता है। दोस्तों, अटलांटियंस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और स्पिरिचुअलिटी के बीच बैलेंस ना बना सके। अपने बढ़ते टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और वर्ल्ड कॉन्कर करने के विश उनके एक्सटेंशन का रीज़न बना और पूरा अटलांटिस ओशन में सिंक कर गया। कहा जाता है कि पीपल ऑफ अटलांटिस हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल वेपन्स बना चुके थे और इसको और ज़्यादा डेवलप करने की होड़ में इन्होंने इसको अपने आप पर ही डायरेक्ट कर लिया और पूरा का पूरा अटलांटिस सिंक हो गया हमेशा के लिए डार्कनेस में। कुछ का ये भी मानना है कि पूरा प्लैनेट कंकर करने के चक्कर में ये इतने ज़्यादा एम्बिशियस हो गए कि गॉड, जो कि इनका क्रिएटर था, उसने इनको डिस्ट्रॉय कर दिया हमेशा के लिए। अकॉर्डिंग टू कैसे, अटलांटिस 3 फेज में एक्सटेंड हुए, अराउंड 50,000 BC, 28,000 BC एंड अराउंड 10,000 BC में। फर्स्ट फेज में यूज़ ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंसिवली डिस्ट्रक्शन का रीज़न बना। सेकेंड फेज ऑफ डिस्ट्रक्शन आता है अपने ही 2 ग्रुप में फाइट होने की वजह से। 2 ग्रुप, एक टेक्नोलॉजिकल सपोर्टर और एक स्पिरिचुअलिटी सपोर्टर बने और ये दोनों आपस में बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाए और यही रीज़न था इनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट हुआ और डिस्ट्रक्शन हुआ। थर्ड फेज ऑफ डिस्ट्रक्शन वो फेज भी था जिसमें इजिप्ट अपने हाईएस्ट लेवल ऑफ सिविलाइजेशन में था और इसी समय सारे पिरामिड्स के कंस्ट्रक्शन भी किए गए। दोस्तों, ये कहानी कितनी सच्ची है इसका तो हम दावा नहीं करते, क्योंकि आज भी इस पर डिबेट है कि ये सच है या सिर्फ प्लेटो की एक कल्पना, क्योंकि आज भी इसके एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं चल पाया है। कुछ का मानना है कि ये ग्रीक आइलैंड ऑफ सेंटोरनी है, तो कुछ का मानना है कि ये स्पेन और मोरक्को के बीच में कहीं है, तो कुछ का कुछ और। ऐसे ही बहुत सारी थ्योरीज आई, पर इससे हम ये ज़रूर सीख सकते हैं कि बैलेंस बना के रखना कितना इम्पॉर्टेंट होता है, चाहे वो नेचर के साथ हो या अपनी पर्सनल लाइफ में। और हर एक चीज़ का पीक टाइम होता है तो उसका डाउनफॉल भी ज़रूर आता है। थैंक यू फ्रेंड्स। ऐसी और फैक्ट बेस्ड और इंसाइटफुल स्टोरीज़ के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।